अभी अभी की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अभी कुछ देर पहले एनडीए संसदीय दल की एक अहम बैठक हुई है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव की कामयाबी को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही एनडीए सांसदों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया। आपको जानकारी देते हैं, इसमें सेना के शौर्य की तारीफ की गई है। साथ ही इस प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में की गई इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस बैठक के लिए पीएम मोदी जब पहुंचे तो एनडीए सांसदों ने मोदी का अभिनंदन किया और उन्हें सम्मानित किया गया है। तो एक बड़ी बैठक एनडीए के सभी सांसदों की हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद जिस तरह से इस पूरे टेरर अटैक से जुड़े आतंकियों का खात्मा किया गया, भले ऑपरेशन महादेव के जरिए हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, मुल्क पाकिस्तान जहां पर टेरर कैंप्स चल रहे थे लश्कर-ए-तैयबा के, उनके खात्मे को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ। सभी सांसदों ने इसमें अपने हस्ताक्षर किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार इस दौरान स्वागत भी हुआ। सूत्रों के मुताबिक एनडीए संसदीय दल में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर पछता रहा होगा। मोदी ने बैठक के दौरान बताया कि 5 अगस्त का दिन देश के लिए काफी अहम है। इसी दिन राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में संविधान को लागू करना ही नहीं चाहती थी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, लंबे वक्त के बाद एनडीए सांसदों की ये बैठक हुई और कई अहम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ। विस्तार से बताइए, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा? और सबसे दिलचस्प अगर अपोजिशन के लिहाज से देखें तो वो ये रहा कि राहुल गांधी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, या सख्त चेतावनी भरी टिप्पणी की थी, उसमें ये लाइन तक था कि इफ़ यू आर ट्रू इंडियन, जो कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना और चीन को लेकर जो कुछ बयान दिया था भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, उसके ऊपर केस हुआ था। तो उस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका बचपना देश ने देख लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो अपोजिशन के लिहाज से निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प चीज़ कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। और आज सूत्रों ने हमें बताया कि प्रधानमंत्री ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में उसका जिक्र करते हुए कहा कि कुछ भी बोलते रहते हैं। और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी के पहले भी कई सारी टिप्पणियां ऐसी रही हैं जिस पे कोर्ट की तरफ से अलग अलग कमेंट उस पर होते रहे हैं, या फिर सार्वजनिक तौर पे देखें तो एक तरह से किरकिरी का सामना करना पड़ता रहा है। तो उस लिहाज से उस श्रृंखला की एक और कड़ी। दूसरी चीज़ की जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो सकारात्मक लिहाज से अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव, इन दोनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत विस्तार से जिक्र करते हुए बताया कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से किस प्रकार से आतंकवादियों के घर में घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद किया, और चाहे वो पाकिस्तान में जाके मारना हो या फिर जो कश्मीर में पहलगाम हमले के आतंकी थे जो लगातार छिपे फिरे थे, उन्हें ढूंढकर ऑपरेशन महादेव के अंदर न्यूट्रलाइज किया गया। भारतीय सांसदों ने जिस प्रकार से 32 देशों में जाकर 59 सांसदों के डेलीगेशन ने भारत का पक्ष रखा, उस बात की भी तारीफ की गई। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और ऑपरेशन महादेव, इन सारी चीज़ों का बहुत विस्तार से जिक्र हुआ आज की संसदीय दल की बैठक में। साथ ही साथ पीएम मोदी ने जो अपने सांसदों को आगे का निर्देश देते हैं, जैसे खेल दिवस हो, अंतरिक्ष दिवस हो, इसमें अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर कार्यक्रम करें। 15 अगस्त आ रहा है तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम करें। इन सारी चीज़ों को लेकर भी पीएम मोदी ने निर्देश दिया है सांसदों को। बिल्कुल, एनडीए की बैठक काफी अहम बैठक, और इस बैठक में एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, ऑपरेशन महादेव की सफलता पर बधाई दी गई है। और देवेंद्र, सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि इस बैठक से लाइन लेंथ कम से कम एनडीए के सांसदों के सामने क्लियर हो जाती है कि विपक्ष जो हमला कर रहा है, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, उसका किस अंदाज में जवाब देना है, क्या कहना। और बिल्कुल प्राची, और जब संसद की कार्यवाही चलती है तो एनडीए की तरफ से पूरी कोशिश ये रहती है कि एनडीए एक सुर में बोले। अगर आप अपोजिशन से तुलना करें तो जैसे अभी सांसदों के डेलीगेशन की ही मैं बात कर रहा था, आप देखें कि चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो या दूसरे सांसद जो कि डेलीगेशन में गए हुए थे, शशि थरूर, मनीष तिवारी, इन लोगों का क्या पक्ष है, क्या कहना है, दूसरी तरफ उनके अपने दल के लोगों का क्या कहना है। इसके अलावा भारतीय इकॉनमी को लेकर अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया तो उसमें विपक्ष के सांसदों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग दल छोड़िए, एक दल के सांसद
सांसद भी अलग अलग सुर में बोल रहे हैं, कोई भारतीय इकोनॉमी की तारीफ कर रहा है तो कोई शिकायत कर रहा है, दूसरी तरफ एनडीए एकदम एक सुर में बोलता नजर आता है। और ये कोशिश रहती है, इसके लिए बहुत प्रयास किया जाता है एनडीए के जो संसद में व्हिप हैं वो किस प्रकार से जो अलग अलग दलों के लोग हैं उनको कम्युनिकेट करें, हर मुद्दे पर लाइन तय करें, उनकी बात सुने, उनकी समझें। तो कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बेहतर दिखता है। और अगर संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो समझा जा सकता है कि एक एक सांसद को वो लाइन समझ में आ जाती है कि इसी लाइन को लेकर आपको नीचे ग्राउंड पे जनता के बीच तक जाना है। ठीक कहा आपने देवेंद्र, और यही खासियत इस सरकार की और इस एनडीए की भी है कि हमेशा ये देखने को मिला है कि जो ऊपर से आदेश आता है, जो ऊपर से बातें आती हैं, उसका नीचे बखूबी पालन होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। संसद में वोटर लिस्ट पर आज फिर हंगामे के आसार हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। विपक्षी सांसद आर वोट, आर राइट, आर फाइट के पोस्टर के साथ पहुंचे थे। संसद के मकर द्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, कुछ इसी तरह से विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन का हिस्सा रही हैं शुरू से ही, और अब आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। संसद का मकर द्वार, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आवर राइट, आवर वोट, आवर फाइट के बैनर लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त आपको अंदर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो संसद के मकर द्वार पर विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया है। एसआईआर का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है। बिहार में एसआईआर होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी हो चुकी है और इस वोटर लिस्ट को लेकर भी लगातार हंगामा एक तरफ बिहार में किया जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसआईआर के बहाने वोटर्स में काट छांट की गई है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास पक्के सबूत हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद राहुल गांधी का बचाव किया। प्रियंका ने कहा कि सरकार और बीजेपी ये तय नहीं कर सकती कि असल भारतीय कौन है। प्रियंका ने कहा कि सरकार से सवाल कर नेता विपक्ष का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि राहुल के मन में सेना को लेकर काफी सम्मान है। दरअसल राहुल गांधी का जो बयान सामने आया था, उसके बाद कोर्ट से राहुल गांधी को फटकार लगी। न सिर्फ सेना का अपमान राहुल गांधी ने अपने बयान में किया था, बल्कि चीन को लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर कई कठिन सवाल भी कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को पूछे गए। Do not decide who a true Indian is. And it is the job of the opposition leader. It is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation. प्रियंका गांधी को आपने सुना, कह रही थी कि मेरा भाई सेना के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोल सकता है, बहुत इज्जत वो आर्मी की करता है और विपक्ष के नेता होने के नाते उनका काम है सवाल उठाना। इसी बीच संसद में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर नॉन स्टॉप हंगामा मचा हुआ है। चुनाव आयोग को नोटिस जो चुनाव आयोग ने दिया, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव आयोग का जो नोटिस आया है हम उसका जवाब देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर चुनाव आयोग जवाब दे। ये देखिए ना, जो है तो जवाब देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है, कई ऐसे लोग हैं जिनका छूटा हुआ। IAS व्यास जी का खुद आप लोगों ने देखा होगा छूटा है। कई एक घर में ही जो है उसमें 50 लोगों को जो है नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है जो हमारे पास है, वो भी गड़बड़ियाँ जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपने पक्ष को रखेंगे। तो चुनाव आयोग के सामने गड़बड़ियों को तो रखेंगे, लेकिन जो गड़बड़ी उनके अपने घर में हुई है, उनके साथ हुई है, दो वोटर कार्ड उनके पास है, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना है चुनाव आयोग को। और इसका जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लेकिन अब जो सरकार में नेता हैं वो हमलावर हो गए तेजस्वी यादव पर। चिराग पासवान ने कहा कि इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर वो लगातार पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव के पास
2-2 वोटर कार्ड मिलता है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट रिवीजन में फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रही हैं और खुद उन पर डुप्लीकेसी का आरोप लग रहा है। इससे बड़ी चिंता की कोई बात नहीं हो सकती। की स्थिति बनाने का काम कौन कर रहा है? यही विपक्ष के लोग कर रहे हैं। बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में और आप एक प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें आप खुलासा करते हैं कि आपका नाम नहीं है, जबकि तुरंत चुनाव आयोग उसका खंडन करता है और वो पूरी सूची जारी करता है जिसमें उनका भी नाम मतदाता सूची में है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके पास 2 वोटर कार्ड हैं, क्या उनके पास 2 वोटर आईडी हैं? और अगर 2 वोटर आईडी हैं तो इसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए कि जो डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर है वोटर लिस्ट में, उसको निकाला जाए। तो अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ही 2-2 वोटर आईडी कार्ड है तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है ना। और इसी चिंता को, जो कि चुनाव आयोग की भी रही है और जो कि विपक्ष की भी रही है, ताजुब मुझे तब होता है कि जिस प्रक्रिया पे आप सवाल उठा रहे हैं, जिस वोटर लिस्ट के ऊपर आप सवाल उठाते थे, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट को लेकर ही आप सवाल उठाते थे, बट वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। और अगर एक नेता प्रतिपक्ष के पास 2-2 वोटर आईडी हैं तो इससे बड़ी चिंता की बात और कोई हो नहीं सकती है। चुनावों से ठीक पहले बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रील की सनक की। कैसे गुरुग्राम में रईसजादों ने दौलत के गुरूर में हाईवे जाम कर दिया, पुलिस 48 घंटे बाद भी खामोश है। रील की सनक, जाम कर दी सड़क। दौलत के गुरूर में रईसजादे, रोका द्वारका एक्सप्रेसवे। पंद्रह गाड़ियां खड़ी कर हुड़दंग, वीडियो हुआ वायरल। टशन की सनक, डिपर जला बजाए सायरन। खुलेआम गुंडागर्दी, 48 घंटे, कार्रवाई कब? तो वायरल होने की सनक लोगों पर आजकल इस कदर सवार है कि वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। खबर गुरुग्राम से, जहां रील बनाने के लिए रईसजादों ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रोक दिया। 15 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों पर सवार रईसजादे हूटर बजाते रहे, सड़क पर हंगामा करते रहे। लंबा जाम लग गया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। 48 घंटे बाद भी इन रईसजादों पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर वीडियो बनाने के लिए करीब 15 लग्जरी गाड़ियों में 40 से ज्यादा युवक पहुंचे। युवकों ने शोभा सिटी के पास सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया। तेज आवाज में म्यूजिक और हॉर्न बजाते रहे। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई, लेकिन रईसजादों की इस गुंडागर्दी से पुलिस अभी भी अनजान है। अब लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर रीलबाजी के वक्त पुलिस कहां थी? 48 घंटे बाद भी रईसजादों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? क्या कानून का इकबाल खत्म हो गया है? एक्सप्रेसवे पर रईसजादों की गुंडागर्दी का जिम्मेदार कौन है? हूटर बजाती 15 गाड़ियां निकली तो कहीं भी चेकिंग क्यों नहीं हुई? आप ये तस्वीर देख लीजिए ना। तस्वीर पर बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के गाड़ियों को खड़ा करके बड़े इत्मीनान से हर एक एंगल से फोटो और तस्वीर निकाली जा रही हैं, वीडियो बनाई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती है, पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरें सामने हैं, फुटेज सामने है, लेकिन 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। ये रील का ही नशा है जिसने इन लोगों को हाईवे जाम करवा दिया, जिस वजह से अब कई सवाल पूछे जा रहे हैं। 48 घंटे के बाद भी इन रईसजादों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या कानून का इकबाल खत्म हो गया है? क्या इन लोगों के मन में कानून का डर नहीं है? एक्सप्रेसवे पर ये जो उत्पात मचा, जिससे लोगों को परेशानी हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हूटर बजाती 15 गाड़ियां जिस रास्ते से होती हुई यहाँ पहुंची, इन गाड़ियों की चेकिंग क्यों नहीं की गई? एक्सप्रेसवे पर ये जो रीलबाज हैं, ये कहाँ से आए? जब ये थे
इस तरह से हुड़दंग मचा रहे थे, रील बना रहे थे ट्रैफिक को रोककर। उस वक्त पुलिस कहाँ थी? लोगों ने तो वीडियो बना लिए, लेकिन पुलिस की जानकारी में ये बातें क्यों नहीं है? कोई ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेसवे में भीड़ नहीं होती या इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे ना हो या यहाँ से गाड़ियाँ ना गुजरती हों। अमूमन यहाँ बड़ी भीड़ रहती है, गाड़ियाँ काफ़ी गुजरती हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस यहाँ से नदारद रही। और सवाल इस लिहाज से भी कि 48 घंटे बीत गए, उसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया? तो देखिए, एक तरफ गुरुग्राम में पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल दिल्ली में भी खड़े हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ताबड़तोड़ क्राइम की वारदातें सामने आ रही हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में हुई वारदातों ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 15 साल की लड़की की सरेआम हत्या कर दी गई, तो द्वारका में बीच सड़क पर गैंगवार हो गया। बदरपुर में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर अटैक हुआ। इसी तरह दिल्ली के मंगोलपुरी में सरेआम चाकूबाजी हुई। तो दिल्ली कि चाणक्यपुरी में कल महिला सांसद से चेन छीनने का मामला सामने आया था, जिसमें बदमाशों को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। राजधानी दिल्ली की अलग अलग घटनाएं अलग अलग इलाकों में घटी, जहां ये तो बात साफ हो गई कि जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो किस कदर बेखौफ हैं। पुलिस का कोई डर नहीं है, चाहे मामला जहांगीरपुरी का हो, द्वारका का हो या फिर दिल्ली के दूसरे इलाके का। यहां अलग अलग इलाकों में अलग अलग घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है, जिसमें किसी की जान चली गई तो किसी की चेन खींच ली गई। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठी है। जहांगीरपुरी में 20 साल के युवक ने हत्या की कोशिश को अंजाम दिया। द्वारका मोड़ इलाके में 20 राउंड से ज्यादा उसने फायरिंग की और इस फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से दिल्ली में हड़कंप मच गया। 2 इलाकों में कई राउंड गोलियां चलाई गई। जहांगीरपुरी में 15 साल की लड़की को गोलियों से भून दिया गया, मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं द्वारका की अगर बात करें तो द्वारका मोड़ इलाके में गैंगवॉर में गोलियों की बौछार की गई। रोहतक से आए 28 साल के मोहित को 6 से ज्यादा गोलियां मारी गईं। उसकी हालत गंभीर है, एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। 15 साल की सुंबुल अपनी सहेली के साथ मार्केट गई थी, तभी 20 साल का आर्यन पिस्टल लेकर आया और सुंबुल पर फायरिंग करने लगा। सुंबुल बचने के लिए पास के क्लिनिक में गई, लेकिन आर्यन ने वहां जाकर उसका मर्डर कर दिया। उधर दिल्ली के ही द्वारका के मोहन गार्डन इलाके में फायरिंग से दहशत फैल गई। हरियाणा के गैंग के गुर्गों ने मोहित नाम के शख्स को गोलियों से भून डाला। दोनों ही वारदातों में अपराधी इस वक्त फरार हैं। जहांगीरपुरी में जहां लड़की के मर्डर से दहशत मच गई, बीच बाजार वारदात को अंजाम क्योंकि दिया गया। सोमवार रात करीब 8:10 की घटना है जब मर्डर किया गया। इस घटना को अंजाम दिया गया। सुंबुल नाम की लड़की और आर्यन से उसका क्या संबंध था, पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक तरफा प्यार के कारण हत्या की गई ऐसा लग रहा है। तो वहीं द्वारका फायरिंग मामले की भी जांच पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो कातिल हैं उनकी तलाश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। जहांगीरपुरी में लड़की के मर्डर के बाद लोग दहशत में आ गए। सरेआम हुई इस वारदात से अब पुलिस के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई है। हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक 15 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात सोमवार की शाम तकरीबन 8:10 पर पुलिस को सूचना मिली। घटना ठीक इसी जगह पे ये डॉक्टर के महाजन की क्लिनिक है, जहां पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जहां खून का निशान है। इसी जगह पर लड़की को गोली मारी गई है। लड़की की पहचान सुंबुल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 15 साल तकरीबन बताई जा रही है। घटना से के मुताबिक लड़की अपनी एक सहेली के साथ घर से कुछ खाने के लिए निकली थी, तभी उसके ऊपर एक लड़का था, इसी रास्ते से पीछा करने लगा और उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करने लगा। लड़की अपनी जान बचाने के नियत से यहाँ पर भागी थी। आप घटनास्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बुलेट मार्क को पुलिस ने चिन्हित किया हुआ है और ठीक इसी जगह पे उसके ऊपर लड़की के ऊपर फायरिंग की गई और कई गोली चलाई गई, जिसमें से लड़की को जो सुंबुल लड़की है उसको कई गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने जो हत्या आरोपी है उसकी पहचान की है। हत्या आरोपी की पहचान आर्यन के रूप में की गई है, जो कि अभी मौके से फिलहाल फरार बताया जा रहा है। आर्यन भी इसी इलाके का रहने वाला है, जो कि लड़की का पीछा करते हुए यहाँ पर पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं द्वारका मोड़ इलाके में मोहित नाम के गैंगस्टर को गोली मार दी गई।
उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वो रोहतक से द्वारका अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आया था। मौके से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय शाह। देखिए रिपोर्ट। तो ये द्वारका की घटना है जहां एक लड़के की हत्या कुछ अज्ञात लोगों ने कर दी। गैंग वॉर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों को पहचानने और फिर उसके बाद उनकी तलाश शुरू करेगी। दिल्ली का द्वारिका इलाका सोमवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। यहाँ पर शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास अचानक गोलियां चलने लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई है। यहाँ पर 19 राउंड से ज्यादा फायरिंग की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि मोहित नाम का एक शख्स है जिसके ऊपर 3 बाइक सवार बदमाशों ने घेर कर यहाँ पर गोलियां चलाई है। घायल युवक को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की छानबीन शुरू की है। पुलिस की जांच में ये पता चला कि जो मोहित इंजर्ड है उस पर भी 2 मुकदमे पहले से दर्ज है। फिलहाल उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। ठीक यही जगह है जहां पर मोहित सामने से आ रहा था और सामने से ही ठीक 3 बदमाश थे जो लोग बाइक से आए हुए थे और अचानक गोलियां चलाने लगे। 19 राउंड के करीब यहां पर गोलियां चली है, जिसमें इस गोलीबारी की घटना में मोहित नाम का युवक घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घटना को अंजाम देने के बाद तीनों जो बदमाश थे यहां से मौके से फरार हो गए, जबकि भागते समय उनकी एक बाइक मौके पर छोड़कर भागना पड़ा था। चूंकि इलाके में काफी ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से बदमाश यहां से अपनी बाइक लेकर भाग नहीं पाए थे। पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लिया है और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो हमलावर थे उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस से मिल रही जानकारी के मुताबिक ये गैंगवार की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस बीच 15 अगस्त से पहले दिल्ली की सुरक्षा में बड़ी सेंध की खबर आ रही है। 10 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। उससे पहले लाल किले की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लाल किले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम डमी बम लेकर घुस गई। लाल किले की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों को भनक तक नहीं लगी। चेकिंग के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी डमी बम को डिटेक्ट नहीं कर पाया। लाल किले की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सभी की ड्यूटी लाल किले की सुरक्षा में लगी थी। साथ ही पुलिसकर्मियों का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस हर रोज 15 अगस्त के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी ड्रिल्स कर रही है। ऐसी ही ड्रिल शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने की, जहां पुलिस के जवान डमी बम को डिटेक्ट करने में नाकामयाब रहे और स्पेशल सेल की टीम डमी बम को लेकर लाल किले के अंदर दाखिल हो गई। उसके बाद यह एक्शन लिया गया। 15 अगस्त से ठीक पहले लाल किले की सुरक्षा में बड़ी सेंध का मामला सामने आया है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस के 7 जवानों को आला अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया है। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देखें तो लाल किले की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है 15 अगस्त के चलते। लेकिन आपको बता दें कि बीते शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने एक खुफिया तरीके से ड्रिल की, जिस ड्रिल के तहत जो है स्पेशल सेल की टीम एक डमी बम को लेकर पहले लाल किले तक पहुंची और उसके बाद उस डमी बम को स्पेशल सेल की टीम अंदर ले जाने लगी। स्पेशल सेल की टीम ने देखा कि किसी भी तरीके से जो भी सुरक्षा चक्र लाल किले के दौरान बनाए गए हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है, वहां पर उनके बैग की गहन तरीके से तलाशी नहीं ली गई, जिसके चलते स्पेशल सेल की टीम उस डमी बम को लेकर लाल किले के परिसर के अंदर पहुंच गई। जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने पूरे मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को दी और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लाल किले की सुरक्षा में तैनात 7 दिल्ली पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक एक व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। जो भी अंदर जा रहा है उसका ऑथराइजेशन कार्ड या फिर जो पास है वो देखा जा रहा है। डमी बम के साथ तो स्पेशल सेल की टीम लाल किले के अंदर घुस गई। वहीं अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे 5 बांग्लादेशियों ने भी लाल किले के अंदर घुसने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने सभी 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 बांग्लादेशी नागरिकों के पास से बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं।
सेंट्रल एजेंसी और दिल्ली पुलिस की टीम बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ कर रही है कि आखिर 15 अगस्त से पहले लाल किले में आने का मकसद क्या था। और इस बीच एक और खबर आपको बता देते हैं, ईडी दफ्तर पहुंच गए अनिल अंबानी। लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी की पेशी है। 17,000 करोड़ के केस में ईडी पूछताछ करेगी। तो अनिल अंबानी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया था और इसी पूछताछ में शामिल होने के लिए अनिल अंबानी ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। लोन फ्रॉड केस में उनसे पूछताछ की जाएगी। 17,000 करोड़ का ये केस है जिसमें ईडी अनिल अंबानी से तमाम सवाल जवाब करेगी, तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी। तो ईडी का शिकंजा अनिल अंबानी पर लगातार कसता जा रहा है। लोन फ्रॉड का ये पूरा का पूरा केस जिसमें अनिल अंबानी से पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया था। 17,000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में ये पेशी ईडी के दफ्तर में हो रही है। इससे पहले 24 जुलाई को भी मुंबई में अनिल अंबानी के अलग अलग ठिकानों और उनसे जुड़े अलग अलग लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को ईडी की टीम ने अंजाम दिया था और उसी के बाद अनिल अंबानी को एक समन जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि 5 तारीख को ईडी के दिल्ली दफ्तर में आपने पहुंचना है जहां आपसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल येस बैंक से लोन लिया गलत तरीके से रिश्वत देकर और उसके बाद उन पैसों को कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या अंदर पहुंच चुके हैं अनिल अंबानी? क्या सवाल उनसे पूछे जाएंगे? लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या रहेगी? एग्जैक्ट 11 बजे अनिल अंबानी जो है वो ईडी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं क्योंकि पूरा मामला एचआईओ का था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईडी हेडक्वार्टर है जहाँ पर करीब 11 बजे जो अनिल अंबानी है वो यहाँ पर पहुंचे। तो पूरा मामला है वो यस बैंक से 3,000 करोड़ रुपए का जो लोन लिया था उसमें पहले सीबीआई ने केस जो है वो टेक ओवर किया था और उसी को आधार बनाकर इस मामले के अंदर जो है वो अनिल अंबानी को करना चाहते। पूरा मामला जो है उसके अंदर जो 3,000 करोड़ और 14,000 करोड़ लोन जो है वो रिलायंस कंपनी ने लिए थे जो अनिल अंबानी की कंपनी है और 3,000 करोड़ के लोन के मामले में जो जानकारी आया है कि लोन बाद में अप्रूव हुआ लेकिन ये पहले ही डिस्पैच जो है वो अनिल अंबानी को कंपनी को कर दिया गया और इसके अंदर हमने देखा ने कई स्थानों पर रेड भी की थी, कई लोगों से पूछताछ की थी और जो बैंक गारंटी दी गई थी उस पर भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। तो 8-5 अगस्त का नोटिस जो है वो अनिल अंबानी को दिया गया था। पूछताछ करना चाहती थी। ऐसे 11 बजे हेडक्वार्टर अनिल अंबानी पहुंचे हैं मुंबई सुबह वो दिखते थे। तो अब लंबी पूछताछ बिल्कुल ठीक है अतुल। देखिए लगातार अब अनिल अंबानी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और मुश्किलें इस कदर बढ़ रही हैं कि अब उन्हें ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा है। ईडी के दफ्तर वो 11 बजे पहुंच गए, उनसे पूछताछ शुरू हो रही है और तमाम जो सवाल हैं इस केस से जुड़े हुए वो ईडी आज अनिल अंबानी से पूछेगी। लेकिन अतुल, जिस तरीके से बीते कई दिनों से हम ईडी की कार्रवाई देख रहे हैं, चाहे उनके ठिकानों पर छापेमारी करना हो, चाहे उन्हें समन भेजकर बुलाना हो ईडी के दफ्तर में, तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख हम कर लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर यह हंगामा हुआ है और ये कह रहा है विपक्ष कि हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सदन के अंदर सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर कड़ी आपत्ति विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है। in an apparently casual manner. When the notices are disallowed, the House is disrupted. Our previous chairman were of... Please. Our previous chairman were of the considered opinion. Our previous chairman let me repeat, our previous chairman were of the considered opinion that Rule 267 was applicable for raising rarest of rare cases and never on the matters of routine nature. Members would appreciate that between the year 2000 to 2004, no 267 notices were allowed. Between the year 2004 to 9, only 4 substantive discussions under the Rule 267 took place. Further, out of 491 notices received under Rule 267, between the year June 2009 to May 2014, only 1 substantive discussion took place by suspending on the business of the House. From the year 2014 till the last session of Rajya Sabha, out of 3,152 notices received under Rule 267, only 6 notices. राज्यसभा के उपसभापति को आप सुन रहे थे। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अभी ये बड़ी खबर गुजरात के वडोदरा से आ रही है।
28 दिन से टूटे हुए पुल पर फंसे टैंकर को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। कई इंजीनियर्स और कामगार इस वक्त मौके पर मौजूद हैं जो इस टैंकर को निकालने में लगे हुए हैं। वडोदरा के पास महिसागर नदी पर यह पुल 9 जुलाई को टूट गया था और उसके बाद से ही ये टैंकर वहां पर फंसा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत भी हो गई थी। आज 28वें दिन इस पुल से टैंकर को निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बैलून तकनीक की मदद से टैंकर को निकाला जाएगा, जिसमें बड़े बड़े गुब्बारों में विशेष तरह की हवा भरी जाएगी, जिन्हें टैंकर से अटैच किया जाएगा और धीरे धीरे टैंकर को पुल से हटाया जाएगा। पुल की जर्जर हालत के चलते टैंकर को हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको जानकारी दे दें कि पुल हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। टैंकर यहां पर फंसा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पुल की हालत इतनी कमजोर है कि बड़ी बड़ी मशीनरीज के जरिए, बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए इस टैंकर को इस पुल से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि ये पुल उन मशीनों का भार नहीं झेल पाएगा, वजन नहीं झेल पाएगा। इसलिए बलून टैंक जो टेक्निक है उसके जरिए इस टैंकर को यहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। विशेष तरह की हवा भरकर उन बैलून्स को इस टैंकर पर अटैच किया जाएगा और यहां से इस टैंकर को निकालने का काम किया जाएगा। आपको बता दें 28 दिन बीत चुके हैं और इतने दिनों बाद भी ये टैंकर अभी तक इस पुल से नहीं निकल पाया है। एक बड़ा हादसा हुआ था जब जर्जर पुल गिरने से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और तभी से, लेकिन 9 जुलाई का यह हादसा है और तभी से लगातार यहां पर यह टैंकर फंसा हुआ है। इसे निकालने के लिए तमाम जुगाड़ किए गए, टेक्निक्स अपनाई गई, लेकिन पुल की हालत को देखते हुए वो तमाम टेक्निक फेल हो गई। बड़ी बड़ी मशीनरी को लेकर जाया नहीं जा सकता है, इसलिए बलून टेक्निक से इस टैंकर को यहां से निकालने की अब जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। टीम मौके पर पहुंच गई है और जल्द ही इस टैंकर को बाहर निकाला जा सकता है। इस टैंकर को निकालने में चैलेंज एक नहीं, चैलेंज बहुत हैं। पहली बात तो हैवी मशीनरी का भार ये पुल झेल नहीं सकता है, इसलिए बलून टेक्निक से एयरलिफ्ट करके टैंकर को निकालने की कोशिश होगी। दूसरा, टैंकर खाली है या नहीं, अगर खाली नहीं है तो उसमें क्या है और कहीं उससे नुकसान तो नहीं हो सकता है अगर किसी तरह की कोई गैस हो। हालांकि बलून टेक्निक की मदद से जब टैंकर को रस्सियों से अटैच करके विशेष हवा वाले गुब्बारों से ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी तो उस वक्त भी कई तरह के चैलेंज आएंगे, क्योंकि ये टैंकर अपने आप में बड़ा भारी टैंकर है और ऐसे में जो टीमें हैं वो लगातार वहां पर मौजूद हैं जो इस टैंकर को हटाने के ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अभी अभी एक और तस्वीर, एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और ये जो खबर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है। यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। आदिल के पैर में दरअसल गोली लगी है। मनचला आदिल बुर्के वाली लड़की को छेड़ रहा था, उसके साथ छेड़खानी कर रहा था और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उसका एनकाउंटर किया गया और इस हाफ एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है। आदिल पर आरोप है कि वो बुर्के वाली महिला को छेड़ रहा था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। पीछे से आता है, महिला के साथ बदतमीजी करता है, उसे छेड़ता है और आगे भाग जाता है, लेकिन आदिल को यह नहीं मालूम था कि वहां कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई और उसी वीडियो के वायरल होने के बाद उस तस्वीर की जब पुलिस ने जांच की तो उस जांच के आधार पर आदिल की पहचान की गई और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसी दौरान हाफ एनकाउंटर आदिल का हुआ और उसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज चल रहा है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की यह घटना है जहां आदिल ने बुर्के वाली महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, पीछे से आया और उसके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। वही वीडियो आप देख रहे हैं जो वहां सीसीटीवी में कैद हो गया। महिला अनजान थी इस बात से कि कोई व्यक्ति उसके पीछे से आ रहा है और जैसे ही उसने छेड़छाड़ की महिला घबरा गई, एकदम से डर गई। सर जिंदगी में कभी नहीं होगी, सॉरी सर, कभी नहीं होगी सर, बचाओ होगा सर, बचाओ। तो यूपी के मुरादाबाद में अभी एनकाउंटर हुआ है और मंचलों को कैसे सबक सिखाना है, शोधों को कैसे सबक सिखाना है, ये यूपी पुलिस बखूबी जानती है। सख्त ऑर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रहते हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इस शोधे को सबक सिखाया गया है और इसके पैर में गोली मारकर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस बीच एक और खबर आपको बता दें, इस वक्त उत्तर प्रदेश में ड्रोन की अफवाह फैलाई जा रही है और इस ड्रोन की अफवाह के खिलाफ अब पुलिस अपनी मुहिम चला रही थी। इसी दौरान आदिल से भी सामना हुआ। दरअसल पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी कि ड्रोन की अफवाह कौन फैला रहा है। इसी दौरान आदिल पकड़ा गया और आदिल के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया गया। बाइक पे एक व्यक्ति जा रहा था, उसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया। संदिग्ध था, भागा, हमने पीछा किया। आगे नटवाबाग मंदिर के आगे जो चांदमारी घाट है उसके पास उसकी बाइक फिसल गई और उसके बाद वहाँ से भागने का उसको कोई रास्ता नहीं था। उसने हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई उसमें घायल हुआ है और उसको हम लोग तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसने अपना नाम आदिल बताया है। आदिल सन ऑफ पप्पू उमरी का रहने वाला है, थाना क्षेत्र कांट का है और यहाँ एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। और इसने ये बताया कि पुलिस को देख के मैं इसलिए भागा कि कल मेरे द्वारा शाम में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी, दुर्व्यवहार किया गया था, जिसका वीडियो आज वायरल हुआ और पुलिस को जानकारी हुई थी। तो उसको ये प्रतीत हुआ कि शायद पुलिस इसको पकड़ने के लिए आई हुई है। उसी को देख करके भागा था।